Hello everyone. So let's start our article 16. But before that, I just want to remind you about the instructions you have to follow. Number 1, आपको अपनी लक्ष्मीकांत के साथ बैठना है. 6th edition preferably, otherwise 5th edition will also do. नंबर 2, अगर आपके पास लक्ष्मीकांत नहीं है तो आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं सो दैट आप इजीली इस लेक्चर को रिवाइज कर सकें. इसके अलावा आपको हाइलाइटर यूज़ करना है, अपनी लक्ष्मीकांत को फिर से हाईलाइट करना है, अच्छे से हाईलाइट करना है. और आपको इस लेक्चर को सुनना है 1.5 या फिर डबल स्पीड पे, इन केस आप ऑलरेडी आर्टिकल 16 कवर कर चुके हैं. इन केस अगर आप पहली बार फंडामेंटल राइट्स कवर कर रहे हैं, पहली बार आर्टिकल 16 पढ़ रहे हैं, तो आप इसे नॉर्मल स्पीड में रखिएगा या फिर आप इसको रख सकते हैं 1.25 में. सो लेट्स स्टार्ट अवर आर्टिकल 16. So Article 16 talks about equality of opportunities in public employment. तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 बात करता है आपकी समानता के बारे में, समान अवसरों के बारे में, कहाँ पर सरकारी नौकरियों में यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में. राइट. 16 का क्लॉज 1 क्या कहता है? क्लॉज 1 कहता है कि देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स. तो यहाँ पर जो अगला कीवर्ड है दैट इज़ सिटीज़न. और आपको याद रखना है, मैंने आपको कई बार बताया है कि कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जैसे आर्टिकल 14 जहाँ पे पर्सन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जैसे 15 एंड 16 जहाँ पर सिटीज़न शब्द का इस्तेमाल किया गया है. जब हम पर्सन की बात करेंगे तो पर्सन में आपके सिटीज़न भी आ जाते हैं और रेसिडेंट्स भी आ जाते हैं. और जब हम नागरिक की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ नागरिक होंगे, यानी वो आर्टिकल जहाँ पे सिटीजन्स का रेफरेंस दिया होगा वो आर्टिकल केवल और केवल अधिकार नागरिकों को प्रदान करेगा, ना कि रेसिडेंट्स को प्रदान करेगा. तो इसका मतलब आर्टिकल 16 जो है ये आपके नागरिकों के लिए है, रेसिडेंट्स के लिए नहीं है. तो देखते हैं 16 का क्लॉज 1 क्या कहता है. ये कहता है इट डील्स विद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसरों की समानता के बारे में ये बात करता है सारे नागरिकों के लिए इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. अब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कौन से एम्प्लॉयमेंट होते हैं? ये वो एम्प्लॉयमेंट होते हैं जो कि स्टेट के अंडर आते हैं. ये वो नौकरियां होती हैं, वो रोजगार होते हैं जो कि राज्य के अधीन होते हैं, स्टेट के अंडर होते हैं. स्टेट कौन सा? आर्टिकल 12. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यूपीएससी आईएएस के बारे में बात करें तो ये भी आपका पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कंसीडर होगा. पीसीएस एग्ज़ाम की बात करें तो ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगा. एसएससी का एग्ज़ाम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगा. यानी कोई भी सरकारी नौकरी जो कि स्टेट राज्य की परिभाषा के अधीन अगर आएगी तो उसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कंसीडर किया जाएगा और वहाँ पर आपको अवसरों की समानता प्रदान की जाएगी. ये है आर्टिकल 16 क्लॉज 1. इसके अलावा क्लॉज 2 क्या कहता है? क्लॉज 2 कहता है दैट नो सिटीजन शैल, यानी किसी भी नागरिक के साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, बर्थ प्लेस और रेसिडेंट, इन आधारों पर किसी भी तरह का भेद नहीं किया जाएगा. किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी सिटीजन के साथ धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, डिसेंट के आधार पर, बर्थ प्लेस और रेसिडेंट के आधार पर नहीं किया जाएगा. किसी भी प्रकार का भेद, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. उस व्यक्ति को इनएलिजिबल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, उसके साथ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. ये कहता है आर्टिकल 16 का क्लॉज 2. अगर आप याद करें आर्टिकल 15, तो आर्टिकल 15 में लगभग आपको सिमिलर चीज़ें देखने को मिली थी. यहाँ पे दो चीज़ें ऐड हो जाती हैं. नंबर 1 डिसेंट, जो कि आर्टिकल 15 में नहीं था, और नंबर 2 यूर रेसिडेंस, जो कि आर्टिकल 15 में नहीं था. तो आपको याद ये रखना है कि आर्टिकल 15 में 5 ग्राउंड थे जिन ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट किया गया था. लेकिन आर्टिकल 16 की बात करें तो आर्टिकल 16 में 7 ग्राउंड्स हैं, 7 ऐसे ग्राउंड हैं जहाँ पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो प्रोहिबिटेड है. और 5+2 यानी 2 नए ग्राउंड इसमें जोड़ दिए गए हैं, डिसेंट एंड यूर रेसिडेंस. क्लियर. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 16 के क्लॉज 3 के बारे में. काफ़ी मिलता जुलता आर्टिकल 15 की ही तरह है, बट कुछ चेंजेस हैं, थोड़ा सा और डेप्थ में ये जाता है. तो ये कहता है कि कोई भी जो हमने अभी तक आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल 1 एंड 2, वो पार्लियामेंट को रोकेगा नहीं. राइट. कोई भी आर्टिकल, चाहे आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 हो, चाहे 16 का क्लॉज 2 हो, वो पार्लियामेंट को रोकेगा नहीं. किस चीज़ के लिए नहीं रोकेगा? अगर पार्लियामेंट चाहे तो रेसिडेंस को एक आधार बना सकती है जॉब देने के लिए. राइट. तो अगर पार्लियामेंट चाहती है कि वो किसी स्टेट में इस तरह का
लॉ लेके आए कि केवल उस स्टेट के लोग ही उस पर्टिकुलर जॉब को कर सकते हैं, तो ऐसा पार्लियामेंट कर सकती है, ऐसा पार्लियामेंट को अधिकार है। ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल 16 के क्लॉज 3 में लिखा है। क्योंकि अगर आप क्लॉज 2 की बात करें तो क्लॉज 2 में ये लिखा था दैट रेसिडेंट कैन नॉट बी अ क्राइटेरिया कि आपको जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता रेसिडेंस के आधार पर। लेकिन जब हम क्लॉज 3 देखते हैं, 16 का क्लॉज 3 देखते हैं, तो इसमें ये कहा गया है कि क्लॉज 1 में या क्लॉज 2 में जो बातें लिखी हैं वो बातें पार्लियामेंट को रोक नहीं सकती अगर पार्लियामेंट रेसिडेंस को एक आधार बनाना चाहता है किसी राज्य में जॉब का। तो ऐसा कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकती है। तो यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर एग्जांपल किसी कोई स्टेट है, फॉर एग्जांपल हरियाणा, तो हरियाणा में अगर इस तरह का प्रावधान आता है कि केवल हरियाणा के लोग ही हरियाणा में इस पर्टिकुलर जॉब को, इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब को कर सकते हैं, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे, तो इसका फैसला कौन करेगा? तो आपको याद रखना है इसका फैसला पार्लियामेंट करेगी। और ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा किया गया है कई सारे स्टेट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो आर्टिकल 370, राइट, जो कि अभी जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 361 है, नॉट 361, 371 है, जिसमें बहुत सारे क्लॉजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वहाँ पे इस तरह के प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं। सर्टेन एरियाज़ ऑफ महाराष्ट्र, सर्टेन एरियाज़ ऑफ मध्य प्रदेश, तो वहाँ पर अगर आपको जॉब करना है तो कुछ ऐसी पर्टिकुलर जॉब्स हैं जो कि वहाँ के रेसिडेंट्स के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। ठीक है, सो ऐसा करने का अधिकार पहला तो आपको याद रखना है पार्लियामेंट के पास है, और दूसरा आपको याद ये रखना है कि रेसिडेंट कैन बी अ क्राइटेरिया ऑफ अ डिस्क्रिमिनेशन एंड दैट डिस्क्रिमिनेशन विल बी कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। फिर आ जाते हैं आपके क्लॉज 4 पे, यानी आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में। ये हम आर्टिकल 16 के बारे में बात कर रहे हैं। आर्टिकल 16 का क्लॉज 4, आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 बात करता है रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो है रिजर्वेशन का जो प्रावधान है फॉर बैकवर्ड क्लासेस, वो किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में दिया गया है, राइट। तो ऊपर तो रेसिडेंट एक आधार बना है, लेकिन नीचे अगर हम बात करें यानी 16 के क्लॉज 4 की बात करें तो यहाँ पे जो आधार बनता है वो बैकवर्डनेस बनता है। यानी बैकवर्ड क्लासेस को, पिछड़े वर्ग को अगर आप रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो पार्लियामेंट दे सकता है, एंड फॉर दैट दे विल यूज आर्टिकल 16 क्लॉज 4, राइट। लेकिन अगेन ये जितना भी रिजर्वेशन है ये केवल स्टेट की जो सर्विसेज हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है उनके बारे में बात करता है। प्राइवेट सेक्टर में ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं आपके आर्टिकल 16 के क्लॉज 5 के बारे में। क्लॉज 5 क्या कहता है कि जो अभी तक हमने 1 पढ़ा, यानी 16 का 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, उसमें लिखी कोई भी बात स्टेट को रोक नहीं सकती है किसी इस तरह के जॉब में रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए, जिस तरह के जॉब में आपको रिलीजियस पर्सन की आवश्यकता हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर कोई आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपका इंडियन आर्मी है, राइट, तो इंडियन आर्मी, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पे टेम्पल्स भी होते हैं, वहाँ पर मॉस्क भी होती हैं, वहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि आपके चर्च भी होते हैं, सो एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके मैनेजमेंट के लिए तो जो व्यक्ति की रिक्वायरमेंट होगी वो पर्टिकुलर इसी धर्म से होगा। तो कई बार नोटिफिकेशन आते भी हैं, उसमें आप देखते हैं कि इस पर्टिकुलर रिलीजन से होना चाहिए, 1 या 2 पोस्ट निकल के आती हैं, राइट। तो इस तरह की जो पोस्ट होंगी वहाँ पर रिलीजन कैन बी अ क्राइटेरिया, वहाँ पे रिलीजन को एक क्राइटेरिया बनाया जा सकता है अगर स्टेट चाहे तो ये जो अधिकार स्टेट को दिया गया है ये आर्टिकल 16 के क्लॉज 5 से दिया गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल 16 का क्लॉज 6, जो कि अभी हाल फिलहाल ही जोड़ा गया था, 2019 में जोड़ा गया था, और ये बात करता है EWS की, यानी ये बात करता है आपके इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के बारे में। ठीक है, EWS आर्थिक पिछड़ा वर्ग के बारे में ये बात करता है, और आपके 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा इसको जोड़ा गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। तो अब आपके टोटल 6 आर्टिकल्स हैं या 6 क्लॉजेज हैं आर्टिकल 16 में, क्लॉज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6।
तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि EWS जो है जॉब्स में जो EWS है वो कौन से आर्टिकल में है, 16 के 6 में है। इससे पहले हमने 15 का 6 भी पढ़ा था, तो वो भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के बारे में बात कर रहा था। लेकिन जब हम जॉब्स के बारे में बात करेंगे तो जॉब्स के लिए जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो 16 के 6 में मिलेंगी। तो 15 के 6 में क्या था? 15 के 6 में था आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, नंबर ऑफ सीट्स वगैरह, ठीक है। सो दिस इज़ आपका 16 का 6। अब थोड़ा सा और इसको डिग करते हैं। ये बियॉन्ड लक्ष्मीकांत अभी हम जा रहे हैं क्योंकि करंट अफेयर्स को भी इसमें हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, बट आई नो अगर आपने आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13, खासतौर से आर्टिकल 13 अगर समझ लिया है तो फिर कुछ खास रह नहीं जाता है समझने के लिए, काफ़ी आसान चीज़ें हो जाती है। तो ये बेसिक 6 आपके क्लॉजेज हैं आर्टिकल 16 में। अब कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे, कुछ केसेस हैं, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि उनका भी काफ़ी इम्पैक्ट आपको प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। तो बात करते हैं सबसे पहले आपके आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 के 4A में, ठीक है। तो ये एक नया अमेंडमेंट करके डाला गया है 4A। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी आर्टिकल जो अभी तक हमने ऊपर पढ़ा वो स्टेट को रोकेगा नहीं। किस चीज़ के लिए नहीं रोकेगा? कि अगर राज्य चाहे तो वो प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकता है। इसको फिर से अच्छे से समझो कि अभी तक जितना भी हमने रिजर्वेशन के बारे में बात करी है तो हमने रिजर्वेशन की बात करी है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। ये वो एम्प्लॉयमेंट है जो कि स्टेट के अंडर आएंगे। स्टेट का मतलब जो आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन है, राइट। लेकिन एक बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या ये केवल इनिशियल अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रहा है, यानी जब आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या जब आपका पहली बार सिलेक्शन हो रहा है तो क्या रिजर्वेशन केवल एक बार मिलेगा, या फिर जब प्रमोशन की बात आएगी तो प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल बनता है। तो आपके क्लॉज 4 के सब क्लॉज A में ये कहता है कि राज्य को जो है कोई भी ऊपर वाला आर्टिकल रोक नहीं सकता। अगर राज्य चाहे तो वो प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकता है। और ये जो प्रावधान जोड़ा गया था, प्रोविज़न जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है। तो 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया और क्लॉज 4 में 4A ऐड किया गया और उसमें ये लिखा गया कि अगर राज्य चाहे, अगर स्टेट चाहे, अगेन स्टेट का मतलब यहाँ पे उत्तराखंड यूपी नहीं है, स्टेट का मतलब यहाँ पर आर्टिकल 12 वाला स्टेट है। अगर स्टेट चाहे तो वो रिजर्वेशन दे सकता है प्रमोशन में। एक तो आपको याद ये रखना है, ठीक है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियोरिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियोरिटी का मतलब होता है कि यहाँ पर स्किप कर सकता है वो, राइट। फॉर एग्जांपल X है और Y है, राइट, और दोनों जो हैं 2000 में सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। और एक केस लेके चलते हैं। फर्स्ट केस ये है, तो X जो है फॉर एग्जांपल रिजर्व्ड कैटेगरी में है और Y जो है ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है। तो X का प्रमोशन आफ्टर 2 इयर्स है, ठीक है, और Y का प्रमोशन जो है आफ्टर 5 इयर्स है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर दोनों ने एक साथ ज्वाइन किया है, बट जल्दी प्रमोशन किसका होगा? यहाँ पर X का प्रमोशन जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि आपके आर्टिकल 16 का क्लॉज 4A स्टेट को ये अलाउ कर रहा है कि इन केस अगर वो रिजर्वेशन देना चाहता है प्रमोशन में तो दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर सीनियरिटी मैटर नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन इसमें यह भी लिखा है उन्होंने कि अगर स्टेट को ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिसका नाम है, मान लेते हैं ABC कोई कम्युनिटी है, और उनका रिप्रेजेंटेशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बहुत ही कम है, लाइक 0.5% और समथिंग, राइट। और ये लोग जो हैं सर्विस में आते हैं, उसके बाद देखा जाता है कि सर्विस में भी इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है। तो फिर क्या किया जा सकता है? इस कम्युनिटी को, इसके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए इनको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो ये वैलिड है, लेकिन ये कहाँ पर लिखा है? ये आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के सब क्लॉज A में, यानी 4A में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके डाला गया है, ठीक। 4A आपको ये याद रखना है। और दूसरा आपको अभी तक कहानी ये याद रखनी है कि अगर स्टेट चाहे तो वो रिजर्वेशन दे सकता है प्रमोशन में, ठीक। और ये कहाँ पर है? 16 4A में मेंशन है। फिर बात करते हैं 4B में क्या है।
4B में है आपका कैरी फॉरवर्ड रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंट्रोवर्शियल है। कैरी फॉरवर्ड रूल, कैरी फॉरवर्ड रूल क्या होता है? तो यहाँ पर जो अनफिल्ड वैकेंसीज जो हैं उनका क्या किया जाएगा, ये डिफाइन होता है आपके कैरी फॉरवर्ड रूल में। ठीक है, तो इसको आसान भाषा में समझते हैं। पहले देखो क्या हुआ कि मान लेते हैं आपकी वैकेंसीज निकलती हैं किसी पोस्ट के लिए। ठीक है, और टोटल जो वैकेंसी हैं, ठीक, टोटल वैकेंसीज आपकी 100 वैकेंसीज निकलती हैं, राइट। तो अब इसका बाइफरकेशन होगा। सो मान लेते हैं कि आपका शेड्यूल कास्ट के लिए जो है 27, राइट, वैकेंसीज़ हैं। इसके अलावा शेड्यूल ट्राइब्स के लिए मान लेते हैं, वैसे तो एक साथ ही आएगा बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता रहा हूँ। और ये हो जाती हैं, मान लेते हैं 13 सीट्स इसमें आपकी रिज़र्व्ड हैं। उसके बाद ओबीसी के लिए मान लेते हैं आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल 10 सीट्स ओबीसी के लिए हैं, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, और अब आपके लिए जो अनरिजर्व्ड सीट्स हैं वो बच जाती हैं लगभग 50। ठीक है, सही कैलकुलेशन है, यस। ठीक है, तो 50 सीट्स आपकी अनरिजर्व्ड है। तो मोटा मोटी इस तरह का कुछ कैलकुलेशन बनता है। अब एग्ज़ाम जब होता है तो एग्ज़ाम के बाद कुछ सिनेरियो ये बनता है कि इतने लोग, यानी अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो टोटल 50 आ रहा है। तो 50 सीट आपकी रिजर्व्ड हैं और 50 सीट्स आपकी अनरिजर्व्ड हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का आपका सिस्टम बन रहा है। अब जब एग्ज़ाम हुआ तो ये जो रिजर्व्ड सीट्स हैं इसमें से केवल आपके मान लेते हैं 35 लोग ही एलिजिबल हो पाए, राइट, एग्ज़ाम देने के लिए या एग्ज़ाम क्लियर कर पाए, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फिलफिल कर पाए, और 50 आपका यहाँ पे कंटिन्यू रहा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, भरनी थी आपने 100 सीट्स, लेकिन अभी कितनी भरी जा रही हैं, आपकी 85 सीट्स जो हैं वो भर रही हैं। तो अब क्या हुआ, आपकी 15 सीट्स जो हैं ये पेंडिंग हैं। ठीक है, और ये है आपका 2020 का जो नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से। यहाँ तक समझ में आया? यानी 100 सीट्स थी लेकिन केवल आपकी 85 सीट्स भर पाई, और जो 50 रिजर्व्ड कैटेगरी में जो सीट्स थी उसमें से केवल 35 सीट्स भर पाई और 15 सीट्स जो है वो पेंडिंग रह गई। ठीक है, तो ये जो पेंडिंग जो सीट्स हैं ये कौन सी वाली हैं? ये आपकी हैं जो रिजर्व्ड कैटेगरी वाली थी। ठीक, अब दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस क्या कहता है कि अब आएगा आपका 2021 की वैकेंसी। 2021 की वैकेंसी फिर से आती है। ठीक, इसमें भी आपकी 100 सीट्स होती हैं। तो अगेन आपका सेम सिस्टम काम करेगा। सिस्टम कैसे काम करेगा कि 50 सीट्स आपकी जो है वो रिजर्व्ड में रहेंगी और आपकी अनरिजर्व्ड में 50 सीट्स रहेंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये जो 50 सीट्स हैं, ये जो वैकेंसीज़ हैं 50, इससे प्रीवियस ईयर यानी 2020 में हमने देखा था कि 15 सीट्स पेंडिंग चली थी। ठीक है, तो क्या ये पेंडिंग सीट्स आगे फॉरवर्ड होंगी या नहीं होंगी, ये एक सवाल बनता है। ठीक है, तो ये एक सवाल था सामने कि 2020 में 50 सीट्स थी आपकी रिजर्व कैटेगरी के लिए और केवल 35 ही भर पाई थी, 15 जो है वो पेंडिंग रह गई थी। तो अब इस पेंडिंग सीट्स का क्या होगा, क्या ये ख़त्म हो जाएंगी या फिर ये कैरी फॉरवर्ड होंगी, क्या ये आगे बढ़ेंगी? ठीक है, तो ये कंट्रोवर्शियल सवाल था। इसका जवाब आपको देखने को मिलता है इस वाले आर्टिकल में 4B में। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड रूल। तो इसमें क्या कहता है, वो ये कहता है कि ये जो फुलफिल्ड वैकेंसीज़ है ना, अनफिल्ड वैकेंसीज़ जो हैं ये क्या होंगी, ये आपकी आगे बढ़ेंगी, डेफिनेटली बढ़ेंगी। ठीक है, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि किसी भी कीमत पे ये 50% को क्रॉस ना करे। यानी कि आपका जो पेंडिंग सीट्स हैं, चाहे 5 हैं, चाहे 10 हैं, चाहे कितनी भी आपकी पेंडिंग सीट्स हैं, वो ख़त्म नहीं होंगी। वो आपकी नेक्स्ट ईयर की जो नोटिफिकेशन होंगी उसमें कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो आपकी नॉर्मल जो वैकेंसीज़ आ रखी हैं प्लस कैरी फॉरवर्डेड जो वैकेंसीज़ हैं ये 50% की सीलिंग को क्रॉस ना करें। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, राइट। तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे देखने को मिलता है 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। तो एक बार इसको वर्ड टू वर्ड आप पढ़ सकते हैं। दैट स्टेट कैन कंसीडर एनी अनफिल्ड वैकेंसीज ऑफ अ ईयर विच आर रिजर्व फॉर बीइंग फिल्ड अप
इन दैट ईयर इन अकॉर्डेंस विद एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन मेड अंडर क्लॉज 4 और 4A टेक्निकल लैंग्वेज है, बट आसान भाषा में मैं आपको समझा चुका हूँ. एज अ सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप इन एनी सक्सीडिंग ईयर or years, and such classes of vacancies shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of 50% reservation. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो 5 सीट हैं या जो 15 सीट्स हैं, इनको जो है आप क्या करेंगे, इनको आप आने वाले साल में कंपनसेट करेंगे. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है बिल्कुल नेक्स्ट ईयर इसको कंपनसेट करना है. 2020 की जो वैकेंसी थी, जो 15 सीटें वहाँ पे रह गई थी, ज़रूरी नहीं है कि आपको 2021 में कवर करना है. हो सकता है आप 5 सीट यहाँ पे करें, हो सकता है आप 2022 में इसको कंपनसेट करें या 2023 में कंपनसेट करें. ठीक है, ये आपको याद रखना है. दूसरा आपको ये याद रखना है कि जब ये कैलकुलेट किया जाएगा ना, इसको समझो, जब ये कैलकुलेट किया जाएगा, यानी 100 सीट्स थी आपकी 2020 में. ठीक है, अब इसको भी हमने बाइफरकेट किया, तो 50 सीट्स आपकी जो है वो रिजर्व्ड कैटेगरी की हैं और 50 सीट्स आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की हैं. ठीक, यहाँ पे हमने देखा कि केवल 35 सीट्स भर पाई थी और यहाँ पे 50 की 50 सीट्स भर गई थी. तो यहाँ पे जो पेंडेंसी बचती है, जो पेंडिंग नंबर ऑफ सीट्स बचता है, वो है 15. ठीक है, तो अब जो है आपका अगला नोटिफिकेशन आ गया है 2021 का. तो यहाँ पे फिर क्या है, यहाँ पे 100 सीट्स हैं आपकी. ठीक, और यहाँ पे अगेन रिजर्व्ड सीट्स आपकी कितनी हैं, 50, और आपकी अनरिजर्व्ड कितनी है, 50. ठीक, तो अब ये सवाल बन रहा है कि ये जो 15 सीट्स हैं, पेंडिंग सीट्स हैं, ये यहाँ पर इनको ऐड ऑन किया जाएगा या फिर इनको यहीं पे ख़त्म कर दिया जाएगा. तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो 15 सीट्स हैं ना, इनको एक सेपरेट क्लास कंसिडर किया जाएगा, और ये जो 50 है इसमें इसको शामिल नहीं किया जाएगा. इसका मतलब ये 15 अलग से रहेंगी, राइट. जो 50% की सीलिंग को जब हम काउंट करेंगे, क्योंकि 100 सीटें निकली हैं आपकी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कितना रिजर्वेशन दे सकते हो, 50 दे सकते हो. तो जब मैक्सिमम आप 50 रिजर्वेशन दे सकते हो, तो क्या आप नई वैकेंसीज़, जो नई वैकेंसीज़ हैं, केवल उनका 50% मानोगे, या जो पुरानी वैकेंसीज़ है उसको भी उसमें ऐड करोगे? क्योंकि अगर आप देखो तो नई वैकेंसी है 50, अगर आप पुरानी पेंडेंसी को भी इसमें ऐड कर देते हो तो ये कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा. अगर ये 65 हो गया तो इसका मतलब क्या है कि 50% से ज़्यादा का रिजर्वेशन दिया जा रहा है, और ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. इंदिरा साहनी केस में ये बोला गया है कि इन एनी कंडीशन आप मोर देन 50% जो रिजर्वेशन है वो नहीं दे सकते. कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं उसमें दे सकते हो, बट आप नहीं दे सकते 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन. ठीक है, तो पूरा कहानी का मतलब सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो पेंडेंसी जो होती है, ठीक है, पेंडेंसी जो होती है वो काउंट नहीं होती जब हम 50% सीलिंग की बात करते हैं. ठीक है, यानी पेंडेंसी वाली जो सीट्स होंगी वो 50% वाली सीलिंग वाले केसेस में काउंट नहीं की जाएंगी. आपको ये याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस स्लाइड का, राइट. आगे बढ़ते हैं. ठीक, तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में भी बात करता है कि आप ये रिजर्वेशन दे सकते हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर कि एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट वायलेटेड. इसको मेंटेन आपको करना है, यानी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी बातें आपको देखने को मिलती है 4B में, राइट. ओके, उसके बाद फिर इस तरह का जब आर्टिकल आएगा तो डेफिनेटली फिर आपको देखने को मिलते हैं कुछ केसेस, कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस, कुछ जजमेंट, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका मंडल केस, राइट. और मंडल केस के बैकग्राउंड में ही आपका आता है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का केस, जहां पर काफ़ी चीज़ों को क्लियर कर दिया जाता है, और इस पूरे मैटर को, जो 16 क्लॉज 4 का जो मैटर है, 4A का मैटर है, 4B का जो मैटर है, उसके ऊपर काफ़ी अच्छे से डिस्कशन होता है, काफ़ी अच्छे उसमें जजमेंट आपको देखने को मिलते हैं. तो क्या कहता है इंदिरा साहनी जजमेंट? तो इंदिरा साहनी जजमेंट सबसे पहले तो क्या करता है, जो 10% हमने EWS देखा था, अब बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इंदिरा साहनी केस को पहले पढ़ा है, लेकिन जो पुराने प्लेयर्स हैं, जो पुराने बच्चे हैं, उन्होंने पढ़ा है इंदिरा साहनी केस में, राइट. तो जब ये मंडल केस आया था तो मंडल केस में
एक मुद्दा ये था कि ओबीसी को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया गया था 28% और 27% समथिंग। इसी के साथ ईडब्ल्यूएस को भी 10% देने के बारे में बात हुई थी। लेकिन इस वाले फैसले को जो है इंदिरा साहनी केस में हटा दिया जाता है, इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। ओबीसी वाले को कंटिन्यू किया जाता है, 27% था जहाँ तक मुझे याद आ पा रहा है, हाँ ये लिखा तो है यहाँ पर 27%, ठीक है। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस वाले जो 10% रिजर्वेशन था उसको ये इनवैलिड कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो एक तो आपको ये याद रखना है। और जो ओबीसी को जो 27% दिया गया है उसको कंटिन्यू करते हैं, उसे अपील करते हैं। ये होता है इंदिरा साहनी का जजमेंट, ठीक है। दूसरा, आपको दूसरा ये याद रखना है कि जो क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट है, क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट है, वो लगता है ओबीसी में, ठीक है। यानी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा? क्रीमी लेयर को नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर का क्या मतलब हो गया कि मान लेते हैं यार कि एक फैमिली है, ओबीसी फैमिली है, राइट, और इनका इनकम है 3 लाख पर एनम, ठीक है। तो दे आर डिजर्विंग, उनको मिलना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ क्रीमी लेयर, तो उनको मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक फैमिली है ओबीसी और उनका लाइक 15 लाख पर एनएम का कुछ है, पैकेज है पर एनम, तो फिर वो आ जाएंगे आपके क्रीमी लेयर में। इसका मतलब जो ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो उनको नहीं मिलेगा। तो आपको याद ये रखना है कि क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है ये अदर बैकवर्ड क्लासेस में लगता है, लेकिन ये आपके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है इंदिरा साहनी जजमेंट में। इसके अलावा इंदिरा साहनी जजमेंट में और क्या देखने को मिलता है? नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन। तो जो प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात हो रही थी उसको इंदिरा साहनी जजमेंट में रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। उनका ये कहना था कि जो रिजर्वेशन है दैट शुड बी अवॉर्डेड ओनली इन योर इनिशियल अपॉइंटमेंट्स। प्रमोशन में नहीं देना आपने, जब इनिशियल अपॉइंटमेंट होगा, जब पहली बार बंदे का सिलेक्शन होगा तब उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उसके बाद ये नहीं है कि आप उसे जो है प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देते रहोगे, ठीक है। तो ये इंदिरा साहनी जजमेंट क्या करता है? रिजर्वेशन इन प्रमोशन को मना कर देता है, दैट वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस, दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सीलिंग लगा देता है इंदिरा साहनी जजमेंट में, 50% की एक सीलिंग लगा दी जाती है कि रिजर्वेशन जो है 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर 50% से ज़्यादा दिया जा सकता है इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस, बट नॉर्मली जो रिजर्व्ड कोटा होगा वो 50% से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी इंदिरा साहनी जजमेंट में आपको देखने को मिलता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंदिरा साहनी जजमेंट में कैरी फॉरवर्ड रूल को लेके भी बात होती है। तो ये कहती है कि अगर कोई अनफिल्ड वैकेंसीज़ हैं या बैकलॉग है तो वो वैलिड माना जाएगा, बट उसको भी 50% रूल को वायलेट नहीं करना है, राइट। इससे पहले हमने देखा था कि क्या था कि उसको सेपरेट काउंट किया जाएगा। इंदिरा साहनी ने बोला कि नहीं, उसको सेपरेट काउंट नहीं करना है, उसको आप 50% रूल का जो सीलिंग है उसको वो मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर इन्होंने सजेशन दिया था दैट देयर शुड बी अ परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस की को जो है अपडेट करता रहेगा कि कौन सी क्लासेस हैं, कौन से ग्रुप्स हैं जिनको ओबीसी में डाला जाएगा, कौन सा नहीं डाला जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि आपको एक स्टैट्यूटरी बॉडी तैयार कर लेनी चाहिए और वो स्टैट्यूटरी बॉडी देखेगी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस में किस किस को शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो 1992 का ये इंदिरा साहनी जजमेंट आया था। उसके बाद जाहिर सी बात है ये आपकी पार्लियामेंट के लिए या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को डाइजेस्ट नहीं हो रहे थे ये फैसले। तो उन्होंने क्या किया, इन डिसीजंस को चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए और फिर लेके आते हैं 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें मैंने आपको बताया, अभी हमने डिस्कस किया था, क्लॉज 4A को उसमें शामिल कर दिया जाता है आर्टिकल 16 में। 81 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है जिसमें 4B को डाल दिया जाता है। उसके बाद 82 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, डाला जाता है आर्टिकल 335 में, राइट, उसकी लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है। फिर 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है जिसमें आर्टिकल 16 में 4A की लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है। आपको ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या था, ये वाला स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ आपको ये समझना है कि इंदिरा साहनी का जो जजमेंट आया था उसको चेंज करने के लिए, उसके फैसलों को चेंज करने के लिए पार्लियामेंट एक्टिव हो जाता है, और जब वो एक्टिव होता है तो अपने हिसाब से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके चीज़ों को अपने हिसाब से डालता है, ठीक है। तो जब इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेगा तो जाहिर सी बात है कुछ लोग होंगे जो कि इन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से नाराज़ हो जाएंगे, इनके फेवर में नहीं होंगे। तो वो क्या करेंगे, वो करेंगे केस। और केस कहाँ पर करेंगे? जाहिर सी बात है केस किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। और केस का जो ग्राउंड होता है वो ये होता है कि जो ये 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किए गए हैं
दीज आर वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको याद है बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था कि आपके केशवानंद भारती केस में आपको देखने को मिला था। 1973 का जो केशवानंद भारती केस था, वहाँ से डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ईजाद होता है, ठीक है, डेवलप होता है, इवॉल्व होता है। और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट यही रहता है कि ये जो 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपने किए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पूरे तरीके से पलट रहे हैं और ये कहीं ना कहीं वॉयलेशन है बेसिक स्ट्रक्चर का। तो ये केस जो है ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट सुनेगा इस केस को। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये एम बालाजी केस था, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है या फिर किया है, आई एम नॉट श्योर, लेट मी सी। ये एम बालाजी केस के बारे में ही बात हो रही है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये आपका था एम बालाजी केस। एम बालाजी केस में ये चैलेंज किया जाता है इस जजमेंट को। आप लिख लेना, मैं शायद इसमें लिखना भूल गया हूँ। तो एम बालाजी केस होता है जहाँ पे इसको चैलेंज किया जाता है। तो अब क्या डिसीजन आएगा एम बालाजी केस में सुप्रीम कोर्ट का, तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि ओके ठीक है, अगर स्टेट अगर चाहे तो वो क्या कर सकता है, वो रिजर्वेशन दे सकता है किसमें, प्रमोशन में। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर स्टेट चाहे, राइट, स्टेट का मतलब आर्टिकल 12 वाले स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर स्टेट चाहे तो वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन दे सकता है शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, राइट। लेकिन 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 उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक क्वांटिफेबल डेटा शो करना पड़ेगा, राइट। उसको एक क्वांटिफेबल डेटा दिखाना पड़ेगा जुडिशरी को कि जिस कास्ट को वो रिजर्वेशन दे रहे हैं उनका इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है उस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। और दूसरा आपको ये बताना पड़ेगा कि आर्टिकल 335 का वॉलेशन नहीं हो रहा है। 335 का वॉलेशन का मतलब ये हो गया कि जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है, राइट, जो इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कम नहीं हो रहा है उस डिपार्टमेंट का। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो चैलेंज है क्वांटिफेबल डेटा शो करने का। पहले तो आपको किसी कास्ट को अगर रिजर्वेशन इन प्रमोशन देना है तो आपको साबित करना पड़ेगा कि वो डिज़र्व करते हैं, आपको ये साबित करना पड़ेगा कि उनका रिप्रेजेंटेशन कम है, राइट। तो ये आपको देखने को मिलता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक। दूसरा ये 50% वाला एज जो सीलिंग लिमिट है, इसको आगे भी कंटिन्यू किया जाता है, राइट। तो मोटा माटी आपको 3 क्राइटेरिया देखने को मिलते हैं एम बालाजी केस में। पहला होता है बैकवर्डनेस ऑफ द क्लास, यानी अगर आपको रिजर्वेशन देना है उनको प्रमोशन में तो आपको बताना पड़ेगा कि वो सच में बैकवर्ड हैं भी कि नहीं। दूसरा, क्या उनका जो रिप्रेजेंटेशन है हायर पोस्ट में या हायर लेवल्स में, आपको साबित करना पड़ेगा विद नंबर्स कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन दैट इज़ इनएडिक्वेट, ठीक है। और तीसरा जो मैंने आपको बताया, आर्टिकल 35 का वॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो जनरल एफिशिएंसी है सर्विस की वो कंटिन्यू करनी चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए। कि रिजर्वेशन की वजह से अगर डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी कम हो रही है तो कहीं ना कहीं वो भी गलत है। तो आर्टिकल 335 यही बोलता है कि आपने रिजर्वेशन तो देना है लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है, एफिशिएंसी ऑफ सर्विस है, वो कम ना हो। तो ये एम बालाजी केस में 3 क्राइटेरिया आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। उसके बाद फिर आता है आपका दीपक मिश्रा जी का केस, और सीजीआई होते हैं उस वक्त ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इनके साथ 5 जजों की एक बेंच बैठती है, राइट। और ये क्या करते हैं, ये क्वांटिफेबल डेटा वाला जो क्लॉज था उसको हटा देते हैं। जो एम बालाजी में 3 चीज़ हमने देखी थी, बैकवर्डनेस, इन एडुकेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन वाला और जनरल एफिशिएंसी वाला, तो इसमें ये हटा देते हैं सेकंड वाले पॉइंट को और कहते हैं कि यू डू नॉट हैव टू प्रूव कि भैया कितने लोग हैं ऊपर, किस लेवल में कितने लोग हैं। तो आपको क्वांटिफेबल डेटा की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास क्वांटिफेबल डेटा नहीं भी है तो भी आप क्या कर सकते हैं, रिजर्वेशन दे सकते हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से फिर जो राज्य थे या जो स्टेट था उसके ऊपर काफ़ी जो बर्डन था या काफ़ी हर्डल और काफ़ी बैरियर्स थे कि वो रिजर्वेशन नहीं दे पा रहा था प्रमोशन में, क्योंकि उनको अगर ये देना होता तो उनको क्वांटिफाइबल डाटा सबमिट करना पड़ रहा था। लेकिन दीपक मिश्रा जी ने क्या किया, जो कंडीशन था इसको रिमूव कर दिया। तो अब स्टेट के लिए आसान हो गया कि वो ना सिर्फ रिजर्वेशन जॉब में दे सकता है बल्कि वो प्रमोशन में भी दे सकता है। तो ये किसके पास ये अधिकार हो गया, स्टेट के पास हो गया। अब वो दे सकता है, उसको क्वांटिफेबल डाटा देने की ज़रूरत नहीं है,
राइट। तो ये दीपक मिश्रा वाला केस था। अब ये दोबारा से फिर जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और अभी का क्या स्टेटस है इसका, करंट स्टेटस क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है दैट द स्टेट्स आर नॉट बाउंड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट्स एंड प्रमोशन, एंड दैट देर इज़ नो फंडामेंटल राइट टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन। वेरी इंपॉर्टेंट दो चीज़ें बोली कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 16 जो है ना, वो स्टेट को पावर दे रहा है कि वो चाहे तो रिजर्वेशन दे, ठीक है, वो चाहे तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन दे। आर्टिकल 16 जो है वो पावर दे रहा है स्टेट को कि वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में चाहे तो रिजर्वेशन दे, चाहे तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन दे विद सर्टेन लिमिटेशंस, लेकिन इट इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। ड्यूटी नहीं है ये, उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो रिजर्वेशन दे सकते हैं, बट इट इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू गिव यू रिजर्वेशन। और दूसरा एक और अच्छा ऑब्जर्वेशन है दैट रिजर्वेशन इज़ नॉट योर फंडामेंटल राइट। रिजर्वेशन या फिर रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज़ नॉट योर फंडामेंटल राइट। आपका फंडामेंटल राइट नहीं है ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको रिजर्वेशन देना चाहता है या फिर वो आपको रिजर्वेशन नहीं देना चाहते हैं। इट इज़ द राइट ऑफ द स्टेट, इट इज़ नॉट योर फंडामेंटल राइट। सो दिस इज़ द करंट स्टेटस ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ठीक है। सो ये बातें आपको करंट स्टेटस इसका देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन क्या है सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट कहता है कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कन्फर इंडिविजुअल्स विद अ फंडामेंटल राइट टू क्लेम रिजर्वेशन इन प्रमोशन। ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप क्लेम करो, आप मांगो, ठीक है। उत्तराखंड का एक केस आया था तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में गया था। इट ओनली एम्पावर्स द स्टेट टू मेक अ रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन, ठीक है। अगर स्टेट चाहे तो वो अपॉइंटमेंट के टाइम पर, इनिशियल अपॉइंटमेंट के टाइम पर या फिर प्रमोशन के टाइम पर क्या कर सकता है, वो रिजर्वेशन दे सकता है, लेकिन वो देगा ही देगा, ऐसी कोई उसकी ड्यूटी नहीं है, राइट। स्टेट जो है बाउंड नहीं है इस चीज़ के लिए, राइट। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक। सो आगे कंटिन्यू करेंगे कल आर्टिकल 17 के साथ, बट बिफोर दैट आपको एक असाइनमेंट पूरा करना है, आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन है रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज नीदर अ फंडामेंटल राइट नॉर द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, डिस्कस इन 250 वर्ड्स। रिजर्वेशन इन प्रमोशन, आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज नीदर अ फंडामेंटल राइट नॉर द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, डिस्कस। 250 वर्ड्स में आपको डिस्कस करना है। आप चाहें तो अपना आंसर मुझे मेल कर सकते हैं hymanraw@gmail.com में, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर 8755927778, ठीक है। सो आई होप आई विल गेट योर आंसर्स एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई देम एज सून एज पॉसिबल। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक गुड केयर ऑफ योर फैमिली एंड be happy, stay happy, spread happiness. God bless you. Thank you so much.